हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों सीटेट 2024 एग्जाम जनवरी में ही प्रस्तावित है। आज की क्लास में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अपना स्वयं मूल्यांकन जरूर करिए और देखिए कि आज की क्लास से हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। ये दोस्तों, विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं हिंदी के इन 30 प्रश्नों को। जैसा कि पहला प्रश्न हमारे सामने है 31 नंबर का, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, पहला ऑप्शन है क्या एकमात्र संसाधन है, दूसरा ऑप्शन है साध्य है, तीसरा ऑप्शन है साधन है, चौथा ऑप्शन है अनावश्यक है। तो देखिए दोस्तों, जब सीटेट के जो ऑप्शंस होंगे उसमें निगेटिव ऑप्शन आपको बिल्कुल हटा देना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा दिया है अनावश्यक है तो ये हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखिएगा एकमात्र संसाधन है, ये भी हट जाएगा। बचा आपके पास दो ऑप्शन, साध्य है या साधन है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा साधन है। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो आपकी क्या है, एक साधन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है 33 नंबर का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पूछा गया है कि हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तीसरा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, चौथा ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। मैं दोस्तों आपको कई बार बताया, जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए, जो भी शिक्षण वाले प्रश्न हैं उसमें निगेटिव ऑप्शंस बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो पहले आप निगेटिव ऑप्शंस को हटा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये वाला भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये भी नेगेटिव ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। तो बचा आपके पास केवल चौथा ऑप्शन, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। पूछा गया है कि कहानी सुनाने से, पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं और चौथा ऑप्शन है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। ये दोस्तों, मान लीजिए अपने आप को आप एक अध्यापक मान लीजिए और आप मान लीजिए बच्चों को एक कहानी सुना रहे हैं, तो क्या बच्चे प्रसन्न होंगे उससे, या एकाग्रचित होकर शांत बैठेंगे, या अनुशासित रहते हैं, या उनकी कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है? आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनाने से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 35 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? यदि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन असेसमेंट करना है तो कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला है अपने अनुभवों को लिखना, दूसरा ऑप्शन है श्रुति लेख, तीसरा ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और चौथा ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यही सबसे बेहतर विधि हो सकती है इन चारों ऑप्शन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 36 नंबर का प्रश्न है।
पूछा गया है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। पहला है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तीसरा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। चौथा ऑप्शन है मधुर वाणी। आप लोग बताइएगा बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है कैसे। 36 का मीन्स पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 37 नंबर का प्रश्न, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं, एक लैंग्वेज टीचर हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। पहला है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। चौथा ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है मुक्त रखना, नेगेटिव ऑप्शन है, नहीं चलेगा। सी वाला ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है, ये भी नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। पहला वाला भी नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को आपको काफी अच्छे ढंग से पढ़ना है और इसकी लैंग्वेज को भी समझना है। यदि इसकी लैंग्वेज, इसकी भाषा को आप समझ गए और तो आपके लिए आंसर देना आसान हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांतों के प्रतिकूल है। पहला वाला ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और तीसरा वाला ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बिल्कुल दोस्तों, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को अगर आप व्याकरण सिखा रहे हैं तो उनमें भाषा विकास काफी शीघ्रता से होता है। इसीलिए बच्चों को भाषा विकास के लिए व्याकरण काफी अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए, उसके नियम को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए यदि भाषा विकास बच्चों में करना है तो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। यानी कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, क्लास में एक भाषा शिक्षक, एक लैंग्वेज टीचर के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे। पहला है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाएंगे। तीसरा ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो चौथा वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। देखिए दोस्तों, सीटेट के कुछ कीवर्ड हैं, ठीक है, कॉमन कीवर्ड्स हैं। जैसे किसी ऑप्शन में यदि अवसर देना है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रश्न को काफी अच्छे ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। पहला है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, पहला वाला ऑप्शन है। दूसरा वाला ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन होगा आपका, ये वाला ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 41 नंबर का प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। यानी कि यदि बच्चों को हम गृह कार्य दे रहे हैं तो उस कौन सा कथन उचित है उसके लिए। पहला ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन नहीं चलेगा। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। सी वाला ऑप्शन है
गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। गृह कार्य देना अति आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को गृह कार्य ही दिया जाए। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आप लोग बताइएगा क्या आपका 41 नंबर का क्वेश्चन सही हुआ कि नहीं हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला है सुनना बोलना, दूसरा ऑप्शन है बोलना लिखना, तीसरा ऑप्शन है पढ़ना लिखना और चौथा ऑप्शन है सुनना पढ़ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलना एवं लिखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पूछा गया है 43 नंबर का कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। बी वाला ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है, आते हैं। यहाँ पे देखिए असत्य बताना है जो सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। डी वाला ऑप्शन है सुधार के नाम पर की जाने वाले टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, ये वाला भी ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। देखिए खुद ही बता रहा है, नेगेटिव ऑप्शन है विरोधाभास ही, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 44 नंबर का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। ये सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी सीटेट की एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। पहला है विद्यालय में केवल पढ़ना। अब देखिए केवल ऑप्शन आ गया तो केवल निगेटिव ऑप्शन होते हैं, पहले इसको हटा दिया करिए, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे केवल, देखिए इसमें भी केवल हटा दीजिए तुरंत इसको भी। बच्चों के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं, देखा जा, सी वाला ऑप्शन है। डी वाले को भी देख लिया जा। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की उपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये देखिए उपेक्षा दिया, ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर का प्रश्न है पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। लेसन में पाठ में दो दिए गए चित्र होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है और चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आप लोग बताइएगा। 45 नंबर का डी वाला सही हो जाएगा। चित्र जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निर्देश यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न 46 से 51 तक कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे दोस्तों ये आपकी कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना है जिसको सोहनलाल द्विवेदी जी ने कंपोज किया है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इसके आंसर्स को देने हैं। जैसा कि दोस्तों सीटेट के 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपको शिक्षण से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न आपके पैसे से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले इस पैसेज को, इस कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। काफी अच्छी पोयम है, कविता है, इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना है। इस पे कुछ आधारित प्रश्न पूछे गए हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। 46 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है। पहला ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त होना, बी वाला ऑप्शन है परिश्रमी होना, सी वाला ऑप्शन है बेखबर होना, डी वाला ऑप्शन है चिंता युक्त होना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। गहरी नींद में सोने का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेखबर होना।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सभी कविता पे ही आधारित प्रश्न है। 47 नंबर का प्रश्न है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। पहला है पाताल में, दूसरा है अतल गहराई में, तीसरा ऑप्शन है जहां सूर्य अस्त होता है, और चौथा पतन की राह पर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कवि जो है लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। पहला, जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, कविता पे ही आधारित है। पूछा गया है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। पहला है ताकि लोग गीत सुन सकें, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। बी वाला ऑप्शन है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुबह हो गई है, ये भी नहीं होगा। यह कवि का दायित्व है, ये भी नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी है, ये अलंकार से रिलेटेड है। 50 नंबर का प्रश्न है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा अलंकार इसमें है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 51 नंबर का। इस कविता का अंतिम प्रश्न है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, आकाश, कोलाहल, जागृति। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न संख्या 52 से लेकर के 60 तक गद्यांश पे आधारित है। कह रहे हैं कि गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो ये गद्यांश है, इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, और इस पे कुछ आधारित प्रश्न पूछे गए हैं नीचे, इसके आंसर्स देने हैं इसी के आधार पे, पैसेज के आधार पे। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। जैसे 52 नंबर का प्रश्न पूछा है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। पहला है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 53 नंबर का प्रश्न है, यह भी पैसेज पे ही आधारित है। गांधी जी ने वगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। पहला है, वगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो बिल्कुल सी वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी पैसेज पे ही आधारित है। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। बिल्कुल यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी पैसेज पे आधारित है। 55 नंबर का प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। 55 बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण भी करता है और स्वयं का असेसमेंट मूल्यांकन भी करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 57 नंबर का, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। पहला है द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आप लोग बताइएगा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है,
पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन है। कार्य, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कारज, काज, काम। आप लोग बताइएगा कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो कार्य शब्द का तद्भव रूप काज होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। पहला है वैचारिक, दूसरा ऑप्शन है विचारिक, तीसरा ऑप्शन है विचारिक, चौथा ऑप्शन है वैचारिक। आप लोग बताइएगा विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैचारिक। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा।